गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में 12वां पाठ इकाई 12 रानी का अभ्यास करेंगे। रेखा चित्र है जिसका प्रकार, जिसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कई साहित्यिक रचनाएं ऐसे पशु पक्षियों के जीवन से जुड़ी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें पशु पक्षियों के प्रति अपार प्रेम है और उनके जीवन में उसका अनोखा स्थान है। इसलिए वह अपनी लिखावट में, अपनी साहित्यिक रचनाओं में पशु पक्षियों से जुड़कर संबंध से जुड़कर रचनाएं करती है। यहाँ पर ताज रानी यानी कि एक घोड़ी की बात की है, तो उनके घर में एक नेवला भी था, एक कुत्ता भी था और उन्होंने ये जो घोड़ी के साथ किस तरह सारे बच्चे, उनके सभी भाई बहन उससे नफरत करते थे, फिर किस तरह उनसे ताज रानी से प्रेम हो गया, उसके साथ अच्छे से लगाव हो गया, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जब अंग्रेज़ों को टट्टुओं पर घूमते हुए देखा तो अंग्रेज़ों के छोटे छोटे बच्चे भी टट्टुओं पर घूमते थे, तो वह अपने घर में फिर अपने पिताजी से नाराज़ होती है और फिर कहती है कि जब अंग्रेज़ों के बच्चे टट्टुओं पर घूमते हैं तो हम क्या नहीं घूम सकते, हमें भी एक घोड़ा चाहिए। तो इस तरह वह अपना प्रस्ताव अपने पिताजी के सामने रखते हैं। पिताजी ने कहा कि रामा, जो उन्हें कहानियाँ, उनके घर में जो रामा था उसको उनका नौकर, वो उसे कहानियाँ सुनाता था। उन्होंने कभी कभी सुना था इस कहानियों में कि अंग्रेज ऐसे थे, अंग्रेज लोग जिस लोगों ने जो कुछ गुनाह किया है उसे दंड देने के लिए से सफ़ेद टट्टुओं पर उल्टा बिठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं और इस तरह उसे दंडित करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी सुना था कि ऐसे जो हमारे देश में ऐसे टट्टुओं पर घूमते हैं उसे उन्होंने कुछ गुनाह किया होगा, इसलिए उनकी सरकार ने उन्हें यहाँ पर वहाँ से देश उठा दे दिया और यहाँ पर छोड़ दिया, इसलिए ये लोग सफ़ेद टट्टू पर घूमते हैं। फिर उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए एक दिन उनके पिताजी ने उनके लिए एक अच्छी सी घोड़ी लाई। उसका नाम था रानी, मतलब उसका पूरा नाम ताज रानी था, पर प्यार से उसे सब रानी कहते थे। तो उस सब जब शुरू में आई तो उसके लिए तो घर में कोई, उसके रहने के लिए कोई अस्तबल तो था ही नहीं, लेकिन उनका जो बड़ा बरामदा था उसके बीच उस रानी को आने जाने के लिए वहाँ जो छोटी सी खिड़की थी उसे तोड़कर बड़ा दरवाज़ा बनाया गया। फिर बच्चों के मन में उसके प्रति क्या हुआ, नफरत पैदा हुई कि हमारे घर में इतने सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो उनके लिए कभी ऐसा कोई विशेष सुविधा नहीं, उनके लिए कभी विशेष सुविधा नहीं की, हमारे लिए कोई विशेष सुविधा नहीं की। फिर ये घोड़ी के लिए जो आज अभी इस वक्त आई उसके लिए इतनी सारी सुविधा, ये तो उचित नहीं है। तो उनके प्रति बच्चों को जरा क्या हुआ, नफरत सा भाव, मन में ईर्ष्या पैदा हुई। फिर धीरे धीरे उनसे लगाव किस तरह हुआ, तो घोड़ी इतनी माया रखती थी सभी बच्चों के प्रति कि जब रामू ने एक के बाद एक को घुमाने यानी कि उस पर सवारी करके घुमाने ले जाता था, तो वह इतनी इस तरह उन्हें घुमाती थी कि बच्चों को कभी भी किसी प्रकार की कोई चोट न लगे। फिर धीरे धीरे बच्चों के दिल में इस ताज रानी के प्रति प्रेम लगाव पैदा हुआ। फिर ऐसा हुआ एक बार कि ऐसे घूमते घूमते जो लेखिका 2 बहनें थी, एक भाई था, तो वो बड़ी थी, उसकी छोटी बहन और छोटा भाई। तो छोटी बहन और छोटा भाई सुबह के समय
घोड़ी पर सवारी करते थे, घोड़ी सवारी करते थे। और जब लेखिका स्कूल से वापस आती तो वह शाम के समय घुड़सवारी करती थी। इस तरह उनका रोज का कार्यक्रम बना रहता था। फिर कभी कभी छुट्टी के दिन सब लोग सो जाते थे तो दोपहर के समय वह घोड़ी को चुपचाप अस्तबल से निकालकर वहाँ बाहर ले जाते थे। फिर उस पर किसी प्रकार का जीन रखे बिना ही, घोड़ी की जो केश वाली होती है एकदम रेशम जैसी होती है, जिस पर सवार करने पर यदि घोड़ी दौड़ी तो फिर वहाँ से हम क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए उस पर जीन रखना पड़ता है। तो जीन बिना जीन रखे भी वह सवारी करते थे। और सवारी करते थे तो बच्चों को संभाल कर घोड़ी घुमाती थी, वह गिर न जाए, इस तरह वह धीरे धीरे चलती थी। फिर इस तरह एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के समय उस पर बिना जीन रखे सवारी की लेखिका ने। फिर उनके छोटे भाई ने घोड़ी के पैर पर एक सोटी लगा दी तो उसके मार से उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। पता नहीं क्या हुआ तो घोड़ी इतनी दौड़ी कि महारानी अपने आप को संभाल न पाई और घोड़ी पर से गिर गई। जब गिर गई तो रानी को जब जैसे ही लेखिका उस पर से गिरती है तो रानी तुरंत वहाँ जैसे नींद से जागी हो इस तरह रुक जाती है। और जैसे उसने अपनी भूल का एहसास हो गया उस तरह वह पश्चाताप करती है। फिर 6-7 महीनों के लिए तो लेखिका पथारीवश हो गई। फिर रानी को भी इस बात का बड़ा दुख था। जब वह ठीक होकर रानी के पास गई तो रानी की आंखों में से आंसू निकल आए, जैसे वह बोल रही हो कि मेरे कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। इस तरह पशु, हम कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही लागणी और हृदय में उठने वाले भावों को महसूस कर सकता है, ऐसा नहीं है। सभी प्राणी सभी भावों को महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास वाचा नहीं, वाणी नहीं, इसलिए वो व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रानी ने उस दिन उनकी आंखों में से टप टप करते आंसू निकले तो लेखिका ने उन्हें समझाया कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर एक दूसरी घटना उनके साथ ऐसी बनी थी कि जब भाई का जन्मदिन था तो नानी ने उन्हें सोने के कड़े दिए थे। तो वह सोने के कड़े, वह कोई भी चीज़ घर में नहीं आती थी तो बच्चे सबसे पहले वह रानी को दिखाते थे। तो वह भी रानी को दिखाने के लिए ले गया। फिर पता नहीं भाई को मन में क्या आया तो रानी को वह दोनों कड़े पहना दिए। फिर वहाँ से चला गया। तो फिर वो खेलने लगा और खेलते खेलते वह बात भूल गया कि मैंने रानी को वो कान में वो कड़े पहना दिए, वो तो भूल गया। फिर कोई आया, उसे निकाला और निकालकर उसे एक मिट्टी में गड्ढा किया और इसमें उसे रखकर ऊपर मिट्टी डालकर फिर वहाँ से चला गया। रानी ने ये सब देखा था। फिर पूरा दिन खेला, घूमा, खाया पिया, ये सब हुआ, तब तक किसी को यह कड़े याद नहीं है। फिर शाम को माँ को ये बात मालूम हुई कि भाई के हाथ में वह कड़े नहीं है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे कड़े कहाँ गए। तो तब उसे याद आया कि मैंने तो रानी को वह कड़े पहनाए थे। फिर वह रानी को कड़े पहनाए तो देखने गए तो उसके कान पर तो थे नहीं। फिर वह हिनहिनाई और उसने इशारा किया, जहाँ पर गड्ढा खोदकर वह कड़े रखे थे वहाँ इशारा किया तो वहाँ पर खोदने पर वहाँ से वह कड़े मिले। तो इस तरह रानी ने एक कड़े सबको दिखाए। इससे घर के सभी सदस्यों के दिल में रानी के प्रति और भी प्रेम गहरा हो गया। फिर तीसरी घटनाएं बताते हैं कि एक दिन रानी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। तो वह छोटा बच्चे को देखकर बच्चों के दिल में उन्होंने रामू से पूछा कि ये कहाँ रहता था। तो रामू ने बताया कि ये रानी के पेट में रहता। तो बच्चों को बड़ा गुस्सा आया
कि एक तो पूरा दिन रानी हमें घुमाती फिराती है, हमारा बोझ उठाती है, फिर हमें जो कुछ भी खिलाते हैं वो पेट में बैठा बैठा वो बच्चा खा जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर धीरे धीरे जिस तरह रानी को पहले नफ़रत करते थे उसी तरह वह छोटे बच्चे को भी नफ़रत में से प्यार में, बच्चों के दिल में उसके प्रति भी प्यार जगा। फिर धीरे धीरे भाई के लिए वह छोटा बच्चा सवारी के लिए उपयोग में आ गया। तो छोटा बच्चा जो था उस पर भाई और बहन सवारी करते थे और रानी के ऊपर महादेवी सवारी करते थे। तो बच्चों के दिल में एक विचार आया कि यदि हम रानी का पेट चीर डालें तो उसमें से तीसरा बच्चा भी निकलेगा, और तीसरा बच्चा निकलेगा तो ये बहन के लिए भी काम आ जाए, तो 3 बच्चों के लिए 3 गुड़े हो जाएंगे। तो फिर हमें सवारी करने में एक दूसरे के कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा सोचकर फिर उन्होंने सोचा कि यदि हम पेट तो उसका फाड़े पर फिर उसे सिए कैसे, इसे जोड़े कैसे। तो उन्होंने सुई से तो जोड़ा नहीं जाता, जो बड़ा सोया आता है क्षण को हम जो सानते हैं वो जो आता है तो उससे हम इसका पेट तो सी सकते हैं। तो ऐसा सोचा, पर सोचा कि वो बड़ा सोया जो है वो तो रामू की कोठरी में रहता है और वह बहुत ऊपर रखता है जहाँ हम नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पर हम बच्चों की निखालसता देखते हैं कि बच्चे कैसी कैसी बातें सोचते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने स्वयं जो अनुभव किया है, खुद अनुभव की हुई बातों को यहाँ पर उन्होंने रखी इस रेखा चित्र में, और रानी के बारे में उन्होंने पूरा परिचय हमें दिया है। इकाई का प्रकार है रेखा चित्र। वो रानी के साथ कैसा व्यवहार करता था, रानी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो अब हम लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो महादेवी वर्मा, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नीव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षेण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। तो ये 4 जो कवि है वह चारों कवि अपने छायावादी युग के 4 स्तंभ है। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचान। छायावादी युग के जो 4 मुख्य कवि हैं तो उनमें कौन किस बात के लिए वह प्रसिद्ध हुए उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले प्रसाद, तो इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है। तो इतिहास के बारे में उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे। फिर पंत जी ने प्रकृति की कोमलता के बारे में और उसकी रमणीयता के बारे में बताया है। और कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में वह जाने गए। फिर निराला जी, सूर्यकांत निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए प्रसिद्ध हुए। तो महादेवी वर्मा धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई। इस तरह चारों कवियों ने अपनी अपनी खुद की कुछ विशेषता थी। छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवि तो जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
इस तरह महादेवी वर्मा ने हमेशा दर्द की दास्तान सुनाने वाली रचनाएं की है। तो फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ था। सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी है। मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखाचित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, शौचगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि उनकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ पर जो रेखाचित्र दिया है उसमें रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है। सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। तो निक्की है वह नेवला है, रोजी है वह कुत्ती है, कुत्ता है, और रानी यानी कि घोड़ी है। तो ये तीनों प्राणियों के साथ उनके जीवन में किस तरह का व्यवहार हुआ, उनके जीवन में इन तीनों प्राणियों ने किस तरह का अनुपम स्थान प्राप्त किया, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकाता नजर आता है। इस कहानी से हमें महादेवी वर्मा के हृदय में पशु पक्षियों के प्रति अत्यंत प्रेम है वह देखने को मिलता है। तो अब हम उनकी कहानी के बारे में देखेंगे। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत है इसलिए इंदौर में बड़े बड़े घोड़े पर सवारी करने वाले लोग हमें दिखाई देते थे। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर घूमते देखते थे। इसके अलावा राजा महाराजा तो बड़ा राज्य होने के कारण वहाँ घोड़े पर सवार कर घूमते थे, लेकिन अंग्रेजों के छोटे छोटे बच्चों को भी हमने सफ़ेद गधों पर घूमते हुए देखा है। और रामा ने उनको जो कहानियाँ सुनाई थी उसके अनुसार उनका ज्ञान वर्धन किया, मतलब ज्ञान में बढ़ावा किया। तो रामा ने जो कहा था उसके अनुसार कि वह सफ़ेद गधा पर तो अंग्रेजों को जो गलतियाँ करते हैं उन्हें सफ़ेद गधे पर बिठाकर देश निकाला दिया जाता है, ऐसी बातें रामा की कहानियों में उन्होंने सुनी थी, पर घूमते देखे थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। रामा की कहानियों में बच्चों ने सुना था कि राजा जब भी कोई गुनाह करता है तो उसे देश निकाला देने के लिए ऐसे सफ़ेद गधों पर सवार करके देश निकाला दे देता है। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। रामा की कहानियों में सुनाया गया था कि जो गुनाह करता है ऐसे लोगों को राजा महाराजा सफ़ेद गधों पर बिठाकर देश निकाला दे देते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों के बच्चों को सफ़ेद गधों पर घूमते हुए देखकर उनके मन में लगा कि उनके राजा यानी कि उनके देश में से भी उन्हें सफ़ेद गधों पर बिठाकर यहाँ पर भेज दिया गया है। लेकिन यदि इस तरह की सज़ा हुई है तो कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता। लेकिन ये जो बच्चे घूम रहे हैं तो खुश दिखाई दे रहे हैं, तो यकीन नहीं होता कि उन्हें देश निकाला दिया गया है या सज़ा दी गई है या क्या किया गया है, वह यकीन नहीं होता। तो रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था।
इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया। मौखिक रूप से बाबूजी से कहा, क्या कहा देखो। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। जो सभी बच्चे ऐसे छोटे घोड़ों पर घूमते हैं, लेकिन हम छोटे हैं, हमारे पास कोई घोड़ा नहीं है छोटा, तो वह हमारे साथ अन्याय है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर घूमने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने पिताजी को कहा कि अन्य बच्चों को घोड़े पर घूमने का अधिकार मिलता है तो हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? सफ़ेद टट्टू तुम्हारे लिए ला देता हूँ, तुम उन पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। तुम कहो, यानी मैंने आपको पहले बताया कि लेखक उनके दो भाई बहन थे, तो एक दूसरे पर वह यह बात उत्तर देने के लिए ठेल रहे थे कि तुम उत्तर दो, लेकिन तीनों में से कोई कुछ बोला नहीं। तब लेखिका ने सबसे आगे रहकर गंभीर मुद्रा में कहा कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है। सफ़ेद टट्टू जो है उसे तो गधा बोलते हैं, जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। जो कोई गुनाह करता है उसे एक सफ़ेद गधे पर बिठाकर देश निकाला दिया जाता है, ऐसा हमने सुना है। तो हमने तो कोई गुनाह किया नहीं, तो फिर हमें सफ़ेद टट्टू क्यों? तो इस तरह उन्होंने अपनी खालसता से अपनी बात पिताजी को बताई। सजा दी जाती है, पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं। हमारे ज्ञान में इस तरह का बढ़ावा करने के कारण बाबूजी ने रामा को डांटा या नहीं वो तो हमें पता नहीं है। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। ये थोड़े दिनों बाद एक छोटा सा टट्टू चॉकलेटी रंग का एक छोटा सा टट्टू हमारे आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा हुआ था। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया ही नहीं था। जो बरामदा था वह तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया था। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया। बाहर से वह टट्टू को भीतर लाने के लिए एक दरवाज़ा भी वहाँ पर बनाया गया और उसकी मालिश करने का तथा खाने पीने घूमने आदि की देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस भी रखा गया। साइस यानी कि नौकर। तो दरवाज़ा तो बच्चों के लिए घोड़े के लिए दरवाज़ा भी बनाया गया और फिर वहाँ पर घोड़े को भीतर लाने के लिए दरवाज़ा बनाया और उसकी सेवा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए एक साइस भी रखा गया। तो यह सारी बातें बच्चों के हृदय में कुछ अनमन सी पैदा कर रही थी कि हमारे लिए कुछ नहीं और ये घोड़े के लिए, एक छोटे टट्टू के लिए सारा इंतजाम। बरामदा रियासत राज्य ठेल मठाल
तो बरामदा तो हमारे लिए था ही नहीं, अरे सॉरी घोड़ों के लिए था ही नहीं, तो फिर बरामदे में क्यों उसके लिए एक नया दरवाज़ा बनाया गया। ये सारी बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगी, उनको और उनकी भाई बहन को। और उनके लिए भी एक नौकर भी रखा गया, साइस यानी कि नौकर भी देखभाल करने के लिए रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए और हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ और न कोई विशेष नौकर रखा गया। उनके जो दो साथी थे निक्की और रोजी, उनके लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी और ना ही कोई नौकर था। हमारे लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी मकान में और ना ही कोई नौकर था। फिर भी इसलिए घोड़े के प्रति इन बच्चों के दिल में नफरत का भाव, ईर्ष्या का भाव रहा। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, रामा को तो नहीं नौकर कहते, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारा कान भी खींचता था। नौकर होता है तो कभी बच्चों को डांटता नहीं, लेकिन रामा तो डांटता था, फटकारता था, फिर कभी कभी हम जब गलतियाँ करते थे तो हमारा कान भी खींचता था, यानी कि वह हमारे घर का सदस्य था। इस तरह हम इसे नौकर नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आज हमने जो कहानी के बारे में सुना, फिर लेखक परिचय जो दिया, उसमें से आपको लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और जो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया उस पैराग्राफ में से पहला पैराग्राफ है, वह अच्छे से अच्छी शिरोरेखा बनाकर आपको इसमें से 3 प्रश्न लेखक परिचय में से और इतने पैराग्राफ में से कुल 5 प्रश्न बनाकर लिखना है। और आगे का पाठ हम बाद में दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।